नमस्ते बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर पहला हल करेंगे। इसमें खंड अ देखिए दिया हुआ है। इसका आज हम बहुविकल्पी पहले प्रश्न हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। दिया है 1814, 1815, 1816 या 1817। इसका राइट आंसर है बी, 1815। आगे दिया है दूसरा, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन या जनरल डायर। तो इसका राइट आंसर है डी, जनरल डायर। तीसरा प्रश्न दिया है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का राइट आंसर है सी, अमेरिका। प्रश्न चौथा दिया है, कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती थी। फूलर्स, कार्डिंग, स्पिनर या स्टेपलर। तो इसका राइट आंसर है बी, कार्डिंग। प्रश्न 5 है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक निम्न में से किस देश में विकसित हुई थी। दिया है पहला चीन, दूसरे में जापान, सी कोरिया दिया है और डी वाले में इंडोनेशिया दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है। ए इसका राइट आंसर है चीन। प्रश्न छठा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर है सी, पवन ऊर्जा। प्रश्न दिया है सातवां, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो सातवें का राइट आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 8 है, निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ए दिया है राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी दिया है गांधी जी। तो इसका राइट आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू जी। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित में से कौन एक संभावित संसाधन है। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पवन ऊर्जा, डी दिया है बॉक्साइट। तो 9वें का राइट आंसर है सी, पवन ऊर्जा। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ए प्लास्टिक, बी मोटर गाड़ी, सी सीमेंट, डी एल्यूमिनियम। तो 10वें का राइट आंसर है सी, सीमेंट। प्रश्न 11 है, श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं। ए दिया है 2 उपसमूह, बी 4 उपसमूह, सी 6 उपसमूह, डी दिया है 8 उपसमूह। तो 11 का राइट आंसर है ए, 2 उपसमूह। प्रश्न 12, किस वर्ष के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा इसी समय केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत भी हुई। ए दिया है 1995 के बाद, बी दिया है 1993 के बाद, सी 1990 के बाद, डी दिया है 1988 के बाद। तो 12 का राइट आंसर है सी, 1990 के बाद। प्रश्न 13 है, जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। ए सांस्कृतिक, बी सामाजिक, सी समावेशी, डी दिया है आर्थिक। तो 13वें का राइट आंसर है बी, सामाजिक। प्रश्न 14 है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं। ए दिया है राजनीतिक पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी स्थानीय दल, डी दिया है पंचायती दल। 14 का राइट आंसर है ए, राजनीतिक पार्टी। प्रश्न 15, किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी है। ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी विधि निर्माण अधिकारी, डी दिया है सरकार। तो 15 का राइट आंसर है डी, सरकार। प्रश्न 16 है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ए केरल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी दिया है पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ए, केरल। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए कृषि मजदूर, बी बैंक मैनेजर, सी राजपत्रित अधिकारी, डी दिया है सैनिक। तो इसका राइट आंसर है ए, कृषि मजदूर। प्रश्न 18 है, भारत में कौन सा बैंक नोट जारी करता है। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी दिया है नाबार्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर है 18 का सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 19, निम्न में से कौन 19वीं सदी की भारतीय महिला लेखक हैं। रस सुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी, ताराबाई शिंदे या पंडिता रमाबाई। तो इसमें कूट दिया है ए में कि पहला और दूसरा सही है, बी में दिया है दूसरा और तीसरा सही है, सी है तीसरा और चौथा सही है और डी में दे दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। तो रस सुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, ये चारों 19वीं सदी की भारतीय महिला लेखक हैं। प्रश्न 20 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है नदी और सूची 2 में दिया है बांध। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है। ये नागार्जुन सागर बांध है। और कावेरी नदी पर कौन सा है, मेट्टूर बांध है। और चंबल नदी पर कोटा और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध है। तो इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी। खंड ब दिया है वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 80 शब्दों में यहाँ पे दीजिए। तो पहले से 21वां प्रश्न क्या लिखा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी और फ्रांस की
क्रांति के कारण क्या थे, तो यहाँ आगे दिया है दोषयुक्त शासन व्यवस्था। तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण वहाँ की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। राजा देश का प्रधान था और वास्तु अनुसार आचरण करता था। शासन के अंतर्गत की वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। राज्य स्वयं अपने अधिकारों द्वारा कर वसूल नहीं करता था, बल्कि यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना प्रबल कर दी। फिर यहाँ दूसरा कारण दिया है सामाजिक असमानता। तो फ्रांस की क्रांति का एक और महत्वपूर्ण कारण क्या है, सामाजिक असमानता थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज दो वर्गों में विभाजित था। एक प्रथम वर्ग में कुलीन और पादरी आते थे जो करों का भुगतान नहीं करते थे, जबकि दूसरे वर्ग में किसान और अन्य श्रमिक आते थे जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे। फिर भी उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। फिर यहाँ अथवा करके दिया हुआ है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे। कौन से हैं? पहला दे दिया है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार कर दिया था। दूसरा है औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। तो ये प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लेके आईं। उदाहरण के लिए औद्योगिक श्रमिक, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र के लोग आदि। तीसरा है रूमानीवाद का प्रभाव। 18वीं सदी से यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था और जो समाज में एक लयात्मक, साहित्यिक, बुद्धिवादी, राष्ट्रवादी भावनाओं के मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। और ऐसे ही चौथा दे दिया है उदारीकरण। तो तत्काल समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्यों को भी बढ़ावा दिया गया। फिर उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता रहा। 22वां प्रश्न है कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कि पहला क्या दिया है, विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता, और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर है दूसरा वाला कि आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। तो भारत में आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा पाई जाती है। वनों से जो इमारती लकड़ी है, औद्योगिक कच्चा माल, औषधियाँ हैं आदि पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। फिर आगे दिया है पर्णपाती वनों की अधिकता। तो यहाँ पे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं। ये वन शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। वन्य जीवों से समृद्ध वन। तो भारत में वन्य जीवों से समृद्ध वन भी है। और आगे दिया है प्रजातीय विविधता। तो भारत के वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और जो पौधों की प्रजातियां हैं वो भी पाई जाती हैं जो जैव विविधता को प्रोत्साहित करती हैं। अथवा करके प्रश्न आगे दिया है कि पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं, इसके 2 महत्व बताइए। तो पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र से उपलब्ध गैस, शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुँचाने में किया जाता है। तो पाइपलाइन के परिवहन का महत्व निम्न प्रकार है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं बरौनी, मथुरा, पानीपत गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के कारण ही संभव हो पाई हैं। फिर दिया है सेकेंड वाला, पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन इनको चलाने की लागत कम है। इसमें सामानों के परिवहन में देरी तथा हानियां नहीं के बराबर होती हैं। प्रश्न 23 दिया है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। जब एक राजनीतिक दल को आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब एक से अधिक दल मिलकर मिलीजुली सरकार बनाते हैं और बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। एक गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की एक कैबिनेट है जिसमें कई दल करते हैं, सहयोग करते हैं। इस व्यवस्था का प्रमुख कारण यह है कि कोई भी दल अपने दम पर संसद विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकता। एक गठबंधन सरकार राष्ट्रीय कठिनाई या संकट के समय में बनाई जा सकती है। एक गठबंधन सरकार प्रायः सरकार का एक कमजोर रूप होता है क्योंकि वहाँ कोई भी दल बहुमत में नहीं होता है। आगे दिया है अथवा करके कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो दिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के 4 तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या दिया है कि लोकतांत्रिक सरकार अधिकांश नीतियां जनता के हित में ही बनाती है, परंतु इन नीतियों को लागू करने वाली संस्थाएं इन्हें लागू करने में सुस्त दिखाई पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप नीतियों का संपूर्ण लाभ जनसाधारण को नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार को अपने तंत्र में सुधार करने की यहाँ पे आवश्यकता है।
दूसरा है लोकतंत्र तभी सफल होगा जब वह जनता की समस्याओं का कारगर उपाय ढूंढता है। यही कारण है कि सरकार की लोकतंत्र की मजबूती के कारगर शासन व्यवस्था लागू करनी चाहिए। तीसरा है देश की जागरूक जनता ने हमेशा ही शासन को बदला है। जनता तभी तक लोकतंत्र को मानती है जब तक वह उनके हित में कार्य करता है। चौथा दिया है जनता जागरूक होने से लोकतांत्रिक सरकारों को समय समय पर उनके गुण और दोष पता चलते रहते हैं, जो लोकतंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। 24 प्रश्न है तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है। उदाहरण सहित यहाँ बताना है। तो तृतीयक क्षेत्रक को निम्न आधार पर अन्य क्षेत्रकों से भिन्न किया जाता है। जैसे लिखा है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के रूप में क्या दिया है, कपास का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्रक में, कपास के रेशे से वस्त्र तैयार करना ये द्वितीयक क्षेत्रक में आएगा, लेकिन तृतीयक क्षेत्रक में इन्हें बाजार में बेचा जाता है। इन्हें ट्रकों व अन्य परिवहन के माध्यम से थोक तथा खुदरा दुकानों तक पहुंचाया जाता है। तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। तृतीयक क्षेत्रक में श्रमिकों को मानसिक क्षमता की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए क्या है, डिजाइनर, शेफ, शिक्षक, वकील आदि। लेकिन प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रकों में श्रमिकों को शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे बढ़ई हैं, किसान हैं और राजमिस्त्री हैं। फिर अथवा करके आगे प्रश्न दिया हुआ है। अथवा करके यहाँ प्रश्न दिया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। उदाहरण के लिए हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास को ले सकते हैं। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। भारत में रहने वाले लंदन में रह रहे अपने रिश्तेदार से बातें करता है, जो दूरसंचार का माध्यम है। वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर यहाँ पे लगभग 150 शब्दों में यहाँ पे लिखना है। जैसे दिया है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह से तात्पर्य यहाँ बताना है। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे भारत। तो भारत लौटने से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक तरह से नए आंदोलन के माध्यम से वहाँ की नस्लभेदी सरकार की सफलतापूर्वक क्या किया, उनका सामना किया। फिर इस पद्धति को ही सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता था। सत्याग्रह का अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। फिर है सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के जो विचार थे वो यहाँ पे आगे बताया गया है। तो सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का कारगर तरीका बताया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 में पहले वो बिहार के चंपारण में गए थे, सत्याग्रह किए थे, और इसके बाद अभियान यहाँ जब सफल रहा तो गांधी जी 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन चलाए थे। यह किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन एक दार्शनिक विचारधारा का परिचायक माना जाता है। आगे दे दिया है अथवा करके कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इस आंदोलन की सीमाओं पर यहाँ पे प्रकाश डालना है। दिया उत्तर में 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय किया गया। इसके बाद इन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। फिर दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के मुख्य बिंदु। तो स्वराज की अवधारणा ने सभी सामाजिक समूहों को प्रभावित नहीं किया था। ऐसा एक समूह अस्पृश्यों का था जो खुद को 1930 के दौरान दलित कहने लगा था। तो लंबे समय से कांग्रेस ने दलितों को सनातनपंथी, रूढ़िवादी, उच्च जाति हिंदुओं पर हमला करने के डर से नज़रअंदाज कर दिया। तो गांधी जी ने दलितों को हरिजन या भगवान के बच्चे बताया है। गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना स्वराज की 100 साल तक स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश और सार्वजनिक कुएं, तालाब, सड़कों और स्कूलों तक पहुंच बनाने के लिए सत्याग्रह किया। तो गांधी जी ने सफाई के काम को सम्मानित करने के लिए स्वयं शौचालयों को साफ किया
और गांधी जी ने अछूतों के बारे में अपनी मानसिकता बदलने के लिए ऊपरी वर्ग से आग्रह भी किया। प्रश्न 26 है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों के लिए 4 उपाय यहाँ पे बताने हैं। तो भूमि एक क्या है? महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित हैं। तो भूमि एक क्या है? सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। भारत के भू उपयोग में परिवर्तन के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। आगे दिया है, जलवायु स्मार्ट भूमि प्रबंधन पद्धति को अपनाकर भूमि उपयोग पर खाद्य उत्पादकता में वृद्धि, फसल भूमि प्रबंधन में सुधार, पशुधन प्रबंधन, कृषि वानिकी, मृदा के कार्बनिक घटक में वृद्धि और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने से पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा भूमि को पुनः बहाल करने में मदद मिलेगी। उचित प्रबंधन और चराई भूमि में सुधार से भूमि बहाली में मदद मिल सकती है। भूमि निम्नीकरण तटस्थता को प्राप्त करने के लिए भूमि उपयोग क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं अर्थात प्रतिवर्ष 12 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के पुनर्स्थापन और पुनर्वास से वर्ष 1930 तक उत्सर्जन अंतराल को 25% तक कम करने में मदद मिल सकती है। तो भविष्य में पशुजन्य संक्रमणों से बचने के लिए बेहतर निर्माण के हिस्से के रूप में इन क्षेत्रों की बहाली से एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ होगा। इन प्रयासों से जलवायु परिवर्तन में विशेष रूप से क्या होगी? कमी होगी। अथवा करके आगे दिया है, भारत में लौह इस्पात उद्योग की उत्पादक इकाइयों का वर्णन कीजिए। लौह इस्पात उद्योग क्या है? एक आधारभूत उद्योग है जिसका विकास अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक है। यह एक वजनहास उद्योग है, इसलिए इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है ताकि परिवहन व्यय न्यूनतम रखा जा सके। तो कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर ये दिया है। IISCO के तीनों कारखाने आसनसोल के निकट स्थित हैं। लौह अयस्क सिंहभूम क्षेत्र झारखंड से, कोयला रानीगंज, झरिया, रामगढ़ झारखंड से, चूना पत्थर वीर मित्रपुर गंगपुर उड़ीसा से, मैग्नीज बड़ा जामदा बांसवानी उड़ीसा से, जल दामोदर की सहायक नदी बराकर से प्राप्त किया जाता है। तीनों संयंत्र आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित हैं, इसलिए निर्मित इस्पात को कोलकाता बाजार में भेजना आसान है। फिर दिया है आगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को बोलते हैं। तो जमशेदपुर इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क एवं कोयला क्षेत्र के मध्य आदर्श अवस्थिति है। यहाँ लौह अयस्क सिंहभूमि की नोवा मुंडी एवं उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कोकिंग कोयला की प्राप्ति झरिया से और कोयला की प्राप्ति उड़ीसा की जोड़ा खानों से होती है। यह कोलकाता मुंबई मुख्य रेल मार्ग के निकट स्थित है, इसलिए निर्मित माल को कोलकाता पत्तन जमशेदपुर से 240 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचाना आसान होता है। फिर दिया है आगे, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स ये भद्रावती कर्नाटक में है। यह संयंत्र शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। VISW को इस नदी की जल सुविधा प्राप्त है। भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया की स्मृति में इसका नाम रखा गया था। आगे है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला ये है उड़ीसा में। इस संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में की गई। इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति उड़ीसा के क्योझर एवं सुंदरगढ़ क्षेत्र से, कोयले की आपूर्ति झरिया से, कोयली एवं शंख नदियों से स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। यह कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर अवस्थित है, इसलिए परिवहन की सुविधा यहाँ पे प्राप्त होती है। आगे है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। यहाँ वर्ष 1959 में उत्पादन शुरू हुआ। फिर आगे है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर ये है पश्चिम बंगाल में। इस संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन के सहयोग से की गई। यहाँ वर्ष 1962 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। फिर आगे है बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो ये है झारखंड। इस संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से बोकारो झारखंड में की गई। यह दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में अवस्थित है। प्रश्न 27 दिया है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद होने वाले सुधारों के बाद भी अब भी महिलाएं जो हैं पुरुषों से पीछे हैं। भारतीय समाज अभी भी पुरुष प्रधान है और पितृ प्रधान समाज है। तो भारत में महिलाएं विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना कर रही हैं। जैसे साक्षरता दर यहाँ की, तो पुरुष की तुलना में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कम है।
जनगणना रेट 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% है और महिलाओं की साक्षरता दर 54%। और कुछ जो लड़कियां हैं वो स्कूल और कॉलेजों जो हैं वो उनको बीच में ही छोड़ देती हैं, क्योंकि माता पिता लड़कों की पढ़ाई में व्यय की प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। अनपेड कार्य, तो महिलाएं जो घर में कार्य करती हैं वो अनपेड कार्य होता है। फिर आगे है मजदूरी में अंतर। तो समान पारिश्रमिकी अधिनियम 1976 में समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। इस अधिनियम के बाद भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, चाहे वे दोनों समान कार्य करते हैं। फिर दिया है शिशु लिंगानुपात। तो भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप लड़कों को प्राथमिकता देते हैं, जन्म देने से पहले लड़की का गर्भपात कराने का माध्यम वो ढूंढते हैं। तो यहाँ देश में है लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं हैं, जो कि कम है जनगणना 2011 के अनुसार। किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा। तो लोकतंत्र के असफल होने के 5 यहाँ परिणाम दिया है। तो भ्रष्टाचार, एक हो गया भ्रष्टाचार, और दूसरा दिया है लोगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान कम देना, तीसरा दिया है आर्थिक विकास यहाँ का, और चौथा है गरीबी में कमी, और पांचवा दिया है सामाजिक असमानता में कमी। 28 प्रश्न देखिए। 28 में दिया है विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किस घटकों को सम्मिलित किया जाता है। ये 28 का दिया है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है। इसमें दे दिया है जैसे कि जो भी विकास है किसी के लिए वो विकास हो सकता है और किसी के लिए वही विकास न होकर विनाशकारी हो सकता है। इसमें निम्न घटकों को सम्मिलित किया गया है। तो जैसे दे दिया आय तथा अन्य लक्ष्य, ये दिया है। राष्ट्रीय विकास दिया है।